इराक, ईरान और लीबिया। 21वीं सदी में इनमें से दो देश इराक और लीबिया अमेरिका के युद्ध की भीड़ चढ़ गए। तीसरा है ईरान, जो अमेरिका का कट्टर दुश्मन है और लगातार परमाणु हथियारों की होड़ में लगा हुआ है। ईरान का मानना है कि इराक और लीबिया की जो हालत हुई वो इसी कारण थी कि उसके पास परमाणु हथियार नहीं थे। वहीं अमेरिका का मानना है कि ईरान परमाणु हथियार इसीलिए हासिल करना चाहता है ताकि वो अमेरिका पे हमला कर सके। लेकिन इस पूरे खेल में एक तीसरा खिलाड़ी भी है, इजराइल। अमेरिका का पक्का दोस्त है ये देश। आपने कुछ हेडलाइन सुनी होगी, ईरान का न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारा गया, मोसाद ने ईरान की न्यूक्लियर साइट पर हमला किया। स्क्रीन पर कौन थी ऐसी हेडलाइंस आप गाहे बगाहे सुनते हैं। कारण साफ है, इजराइल जानता है कि अगर ईरान ने परमाणु हथियार हासिल कर लिए तो सबसे बड़ा खतरा उसी पर होगा, क्योंकि वो उसी रीजन में है। इजराइल और इस्लामिक राष्ट्रों के बीच दुश्मनी का लंबा इतिहास रहा है। बहरहाल इस पूरे इतिहास की बात हम आज नहीं करेंगे। इजराइल की पूरी कहानी जानना चाहते हैं तो मास्टर क्लास के एक एपिसोड का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में आपको दे रहे हैं, वहां जाकर के आप देख सकते हैं, आपको आनंद भी मिलेगा, ज्ञान भी। हम आज बात करेंगे हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की। पाकिस्तान खुद को इस्लामिक राष्ट्र कहता है और इजराइल के गठन के बाद से ही उसकी मुखालफत करता रहा है। इजराइल और अरब राष्ट्रों के बीच जो 3 बड़ी लड़ाइयां हुई उनमें पाकिस्तान ने अरब देशों को मदद पहुंचाई। इजराइल और अरब देशों के बीच पहली लड़ाई 1948 में हुई। इस युद्ध में पाकिस्तान ने अरब देशों को मदद देने की पूरी कोशिश की। पाकिस्तान ने चुपके से चेकोस्लोवाकिया से 2.5 लाख राइफल्स खरीदकर अरब देशों को पहुंचाने की कोशिश की। वहीं 1967 का अरब इजराइल युद्ध, जिसे 6 डे वॉर कहा जाता है, इस युद्ध में पाकिस्तान ने अपने फाइटर पायलट भेजे। ऐसा ही कुछ 1973 की यौम कुपर की लड़ाई में हुआ, जब पाकिस्तान के फाइटर पायलट सैफुल आजम ने अरब देशों की ओर से लड़ते हुए 4 इजरायली फाइटर प्लेन्स को मार गिराया था। अरब देशों के साथ इस तनाव के चलते इजराइल हमेशा चौकन्ना रहता आया है कि कहीं ये देश न्यूक्लियर हथियार हासिल न कर लें। इसके बावजूद, जैसा कि हम जानते हैं, पाकिस्तान ने भारत की देखा देखी 70 के दशक में न्यूक्लियर हथियार बनाने की शुरुआत की और साल 2000 आते आते परमाणु शक्ति वो बना भी। तो सवाल ये कि इजराइल ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? साफ तौर पर तो इजराइल ने कभी कुछ नहीं किया, लेकिन कोशिश पूरी की थी। और इस कश्मकश का एक सबब ये भी रहा कि भारत और इजराइल नजदीक आते गए। इस पूरी कहानी की शुरुआत हुई 1971 के युद्ध से। कैसे, क्यों और क्या, इन सारे सवालों का जवाब जानेंगे आज के एपिसोड में। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं भारत के ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम तारीख। शुरुआत 1947 से कीजिए। नवंबर महीने में यूएन फिलिस्तीन के बंटवारे के लिए एक रेजोल्यूशन पेश हुआ। भारत ने इस रेजोल्यूशन के खिलाफ वोट किया। नेहरू ने भड़कते हुए कहा कि इस मामले में अंतरराष्ट्रीय ताकतों ने भारत पर प्रेशर डालने की कोशिश की और उन्हें हजारों करोड़ की घूस देने की पेशकश की गई। विजय लक्ष्मी पंडित, जो कि यूएन में भारत की एम्बेसडर थी, उन्होंने खुलासा किया कि उन्हें कई बार जान से मारने की धमकी मिली। तमाम विवादों के बावजूद इजराइल के गठन को मंजूरी मिली और 17 सितंबर 1950 को भारत ने आधिकारिक तौर पर इजराइल को एक देश के तौर पर मान्य भी किया। इजराइल को मुंबई में एक कॉन्सुलेट खोलने की मंजूरी भी मिली। भारत ने इजराइल में अपने राजनयिक तो नहीं भेजे, लेकिन उस दौर में भारत में कई आवाजें थीं जो इजराइल के हक में बोलती थीं। इसकी बानगी दिखी 1968 में। क्या हुआ था इस साल इंदिरा गांधी सरकार ने रॉ, जिसको रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जिसका पूरा नाम है RNAW कहा जाता है, आम लोग रॉ बोल देते हैं, इसके गठन को मंजूरी दी। इसके पहले हेड बने रामेश्वर नाथ काव। रॉ के गठन की या RNAW के गठन की शुरुआत से ही इंदिरा ने काव को इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद से संबंध बनाने का निर्देश दिया। काव की कोशिश कारगर भी रही। दोनों देशों की खुफिया एजेंसी 1971 में पहली बार साथ आई। उस साल पाकिस्तान के विदेश मंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो नॉर्थ कोरिया की यात्रा पर गए ताकि उनके साथ सैन्य समझौता कर सकें। साथ ही मोसाद को खबर मिली कि पाकिस्तान की आर्मी लीबिया और ईरान के लड़ाकों को अपने यहाँ ट्रेनिंग देती है। ये वही साल था जब भारतीय उपमहाद्वीप में एक बड़े युद्ध की पटकथा लिखी जा रही थी। पूर्वी पाकिस्तान में चल रहे नरसंहार की खबरें भारत को मार्च महीने में ही लग गईं। भारत लगातार इस कोशिश में लगा था कि इस असलियत को दुनिया तक पहुंचाया जाए। जून महीने में इजराइल की संसद में यह मामला उठा। तब विदेश मंत्री एबा इबान ने इजराइल की संसद में एक बयान दिया। उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान में चल रहे हालात पर चिंता जाहिर करते हुए कहा, हम पूर्वी बंगाल में हो रहे नरसंहार के गवाह बने हुए हैं। यहूदी लोग, जिन्होंने अपने इतिहास में बहुत दुख और कष्ट सहे, उन्हें मानवीय पीड़ा के प्रति विशेष रूप से जागरूक और सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए, चाहे वो कहीं भी हो।
हालांकि इजराइल की तरफ से भारत को सीधे तौर पर समर्थन की बात नहीं कही गई, लेकिन इस बयान में दो चीजों के जिक्र से आप इजराइल का रुख थोड़ा थोड़ा समझ सकते हैं। पहला कि उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान को पूर्वी बंगाल कहकर बुलाया था। दूसरा, पूर्वी पाकिस्तान में हो रही मारकाट को उन्होंने नरसंहार का नाम दिया था, जो कि इजरायली कॉन्टेक्स्ट में एक बहुत ही भारी भरकम शब्द है। वो इजीली किसी भी जो घटना होती है उसको नरसंहार नहीं कह देते हैं, क्योंकि उनका इतिहास है। भारत के अलावा ऐसा करने वाला इजराइल एकमात्र देश था। श्रीनाथ राघवन ने 1971 के युद्ध पर एक किताब लिखी है, 1971 अ ग्लोबल हिस्ट्री ऑफ द क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश। किताब में राघवन बताते हैं कि इजराइल और पाकिस्तान के तनावपूर्ण रिश्तों को देखते हुए भारत ने इजराइल से इस युद्ध में मदद मांगी। फ्रांस में भारत के राजदूत DN चैटर्जी ने इजराइल से बातचीत शुरू की। 6 जुलाई 1971 को इस बाबत विदेश मंत्रालय को लिखे एक नोट में चैटर्जी लिखते हैं कि इजराइल से मिलने वाली कोई भी मदद, चाहे वो हथियार, तेल या पैसों की हो, भारत के लिए बहुत उपयोगी साबित होती। इंदिरा ने चैटर्जी की इस पेशकश को मंजूरी भी दी बतौर प्राइम मिनिस्टर। हालांकि इस काम में एक बड़ी दिक्कत यह थी कि दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध न के बराबर थे प्रकट तौर पे। इसलिए किसी भी डील के लिए एक तीसरे पक्ष की जरूरत थी, एक थर्ड पार्टी जो दोस्ती कराए। राघवन लिखते हैं कि ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड के बीच बेस्ड एक छोटे से देश लिक्सेनस्टाइन को इस डील के लिए चुना गया। महज 160 वर्ग किलोमीटर में बसा ये देश एक डील के लिए मुफीद जगह थी, क्योंकि इस पर किसी की नजर तब थी नहीं। लिक्सेनस्टाइन में एक हथियार कंपनी थी जिसके मालिक थे श्लोमो जाब्लूदोविक्स। PN हक्सर के ये परिचित थे। हक्सर तब प्राइम मिनिस्टर के सेक्रेटरी हुआ करते थे और 1965 में लंदन में डिप्टी रहते हुए दोनों अच्छी जान पहचान बना चुके थे। प्रधानमंत्री की तरफ से ग्रीन लाइट जब हुई, उसके बाद हक्सर ने जाब्लूदोविक्स को एक खत लिखकर हथियारों की मांग की। जाब्लूदोविक्स सीधे पहुंचे इजराइल के प्राइम मिनिस्टर गोल्डा मीर के पास। इजराइल की महिला थी ये। अब गोल्डा एक अलग संकट से जूझ रही थी पहले ही। जैसे कि पहले हमने आपको बताया, कुछ साल पहले ही उन्होंने अरब देशों से एक बड़ी लड़ाई लड़ी थी, जिसके चलते इजराइल में हथियारों की चल रही थी शॉर्टेज। वही भारत और इजराइल के रिश्तों में तब कोई खास गर्मजोशी नहीं थी जिसके लिए वो इतना बड़ा स्टेप ले लेती। लेकिन इसके बावजूद गोल्डा ने भविष्य में भारत का महत्व समझते हुए डील के लिए हामी भरी। उन्होंने जाब्लूदोविक्स को एक सीक्रेट तार भेजा। इस तार में इंदिरा गांधी के लिए हिब्रू में एक संदेश लिखा हुआ था। गोल्डा लिखती हैं, मैंने तुमसे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को यह सूचित करने के लिए कहा था। हमें विश्वास है कि वो हमारी मदद का महत्व समझेंगी। राघवन इसी डील से जुड़ा एक और नोट अपनी किताब में साझा करते हैं। 4 अगस्त 1971 को लिखा यह नोट रामनाथ काव ने लिखा था। इस नोट में दर्ज है कि इजराइल से कैसे हथियार एयरलिफ्ट कर भारतीय सेना तक पहुंचाए जाएंगे। इसी किताब में राघवन एक और डील की बात करते हैं जो पाकिस्तान और ईरान के बीच चल रही थी। ये डील थी कि अगर भारत कराची पर हमला करेगा तो ईरान पाकिस्तान को एयर सपोर्ट मुहैया कराएगा। हालांकि सोवियत संघ के डर से ऐन मौके पर ईरान के शाह ने डील से हाथ पीछे खींचे। तमाम ऐसी दिक्कतों के बीच 1971 के युद्ध में भारत की जीत हुई। बांग्लादेश नाम के नए देश का गठन हुआ। बांग्लादेश को मान्यता देने वाले पहले कुछ देशों में इजराइल भी था। हालांकि विडंबना ये कि बांग्लादेश ने इजराइल को कभी मान्यता नहीं दी। बहरहाल इस पूरी कहानी में अंडरलाइन करने वाली बात यह है कि इस युद्ध के बहाने 1971 में भारत और इजराइल संबंधों की नींव पड़ी। इसके बाद अब सीधे चलते हैं 1977 पे। 1977 के साल में RNAW ने पता लगाया कि कहूता स्थित लैब में पाकिस्तान न्यूक्लियर हथियार बनाने की तैयारी कर रहा है। भारत कोई एक्शन लेता उससे पहले ही प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति जिया को फोन पे बात बता दी, जिसके बाद पूरा नेटवर्क जो था RNAW का पाकिस्तान में, वो कोलैप्स कर गया। इसके बरक्स इजराइल, जो तब इस्लामिक देशों के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर खासा इंटरेस्टेड था, उसने पाकिस्तान पर अपनी नजर बनाए रखी। 17 मई 1979 को 1979 इजराइल के प्रधानमंत्री ने इस दिन ब्रिटेन की प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर को एक खत लिखा और पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर जता दी चिंता। इजराइल की चिंता का खास कारण था पाकिस्तान के तानाशाह जनरल जियाउल हक और लीबिया के तानाशाह मुअम्मर गद्दाफी की गहरी दोस्ती का होना। इसके बाद 1981 में एक और घटना हो गई। जून 1981 की बात है। इजराइल के F-16 फाइटर जेट्स ने टेक ऑफ किया और बगदाद के पास एक अंडर कंस्ट्रक्शन न्यूक्लियर रिएक्टर को जमींदोज कर वो वापस लौटे। इस घटना ने पाकिस्तान में खतरे के अलार्म बजा दिए। उन्हें डर था कि इजराइल पाकिस्तानी न्यूक्लियर साइट्स पर भी हमला करेगा और इसमें भारत और इजराइल आ जाएंगे साथ में, और पाकिस्तान का जो डर था वो बेवजह नहीं था। अपनी किताब ईटिंग ग्रास द मेकिंग ऑफ द पाकिस्तानी बॉम्ब में पूर्व पाकिस्तानी ब्रिगेडियर फिरोज हसन लिखते हैं,
1982 में पाकिस्तानी इंटेलिजेंस को खबर लगी कि भारत कहूता पर हमले की योजना बना रहा है। पहले वो जैगुआर विमान का इस्तेमाल करने वाले थे, लेकिन फिर इजराइल ने उन्हें प्रस्ताव दिया कि इस काम के लिए इजरायली विमानों को इस्तेमाल करना ठीक रहेगा। जामनगर से टेक ऑफ कर इजरायली विमान हिमालय के बिल्कुल नजदीक उड़ते हुए पाकिस्तान में एंटर करेंगे। खान की किताब के अनुसार इंदिरा इस प्लान को मंजूरी दे चुकी थी, लेकिन ऐन मौके पर अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के हस्तक्षेप से इजराइल पीछे हटा। इस बीच 1992 में भारत और इजराइल ने पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित किए और तब से दोनों देशों के रिश्ते मजबूत हुए। 2023 में भारत एशिया में इजराइल का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। वहीं रूस के बाद भारत सबसे ज़्यादा हथियार भी इजराइल से ही खरीदता है। एक दूसरी वजह है दोस्ती के अलावा कि इजराइल उम्दा क्वालिटी के हथियार बनाता है। जहां तक पाकिस्तान की बात है, पाकिस्तान के पूर्व वजीर आजम इमरान खान ने दावा किया था कि अमेरिका उन पर इजराइल से रिश्ते सुधारने के लिए प्रेशर डाल रहा है। हालांकि पाकिस्तान अपने रुख पर कायम है और साल 2023 में भी उसने इजराइल को देश के रूप में मान्यता नहीं दी। इसी के साथ तारीख का आज का एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। चलते चलते हम एक छोटी सी चीज आपसे और शेयर करते चले। हमने पिछली कई लड़ाइयों को जिक्र किया जिसमें इजराइल ने भारत की मदद की थी। एक लड़ाई का जिक्र हमने और किया है अपनी बाकी कवरेज में, बाकी स्टोरीज, बाकी वीडियोस में, जब इजराइल ने 1999 के कारगिल युद्ध में भारत की मदद की थी। अगर वो किस्सा आप जानना चाहते हैं तो ललन टॉप की कवरेज को क्लोजली फॉलो कीजिए। अगर हम ढूंढ पाए वो लिंक्स तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। देखते रहिए द ललन टॉप। आज का एपिसोड जो तारीख का था वो लिखा था हमारे साथी कमल ने और कैमरे पे से रिकॉर्ड किया था हमारे दोस्त जतिन ने। देखते रहिए द ललन टॉप।